हाँ, तो क्लास 10th आपकी जो ज्योग्राफी है अपन ने चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया और अब अपन करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है वन एवं वन्य जीव संसाधन यानी कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। भूगोल या ज्योग्राफी का ये टॉपिक है, ठीक है। बिल्कुल गजब का चैप्टर नंबर 2 अपन करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर के आपने आई थिंक प्रॉपर नोट्स बना लिए होंगे। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होंगे उसके बाद में एक लाइव टेस्ट लूंगा, नस नस फिर चेक कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी ये मेरी गारंटी अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट मैंने जो सिलेबस में कट गया उसको हटा दिया है, बिल्कुल 2024 सिलेबस तो 24 में एग्जाम होंगे आपके, हूबहू पैटर्न को फॉलो किया गया है अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट। इसमें छोटे क्वेश्चन आएंगे तो मैंने पॉइंट बना के नोट्स लिखे हैं गजब के, दोनों भाषाओं में, दोनों लैंग्वेज सीखने का मौका मिलेगा। गोल्डन चांस है, आराम से देखो। पहली बात ये मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है कि जो ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं इकोसिस्टम पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, ठीक है। बहुत ईजी है, मेरे साथ समझना है कि मानव और दूसरे जीवधारी मिलकर एक जटिल तंत्र का निर्माण करते हैं जिसे पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, ठीक है। यानी कि ह्यूमन बींग्स एंड अदर लिविंग बींग्स टुगेदर फ्रॉम ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम विच इज कॉल्ड इकोसिस्टम, ठीक है। वो क्या कहलाता है? इकोसिस्टम कहलाता है। इकोसिस्टम में सबसे मेन कौन होता है? तो वन पारिस्थितिक, वन कौन होता है? वन, ध्यान देना, फॉरेस्ट, वन जो है, वन कोमा लगा देना, वन कोमा, वन पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि ये प्राथमिक उत्पाद हैं जिन पर दूसरे जीव भी डिपेंड रहते हैं। यानी कि जो फॉरेस्ट है वो प्ले की रोल या इंपॉर्टेंट रोल इन इकोलॉजिकल सिस्टम एज दीज आर ऑल्सो द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, क्योंकि ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है। आपने देखा होगा वन सबसे पहले, पारिस्थितिकी में वन सबसे पहले आता है भाई, वन है। तो जैसे वनों से हमें क्या क्या मिलता है आपको पता, लकड़ी मिलती है, सब कुछ फ्रूट्स वगैरह सब इसी में आ जाते हैं। वैसे ही जानवरों को भी वनों से ही मिलता है खाना पीना, तो मतलब वन प्राइमरी है, वन सबसे पहले है, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है ऑन विच ऑल अदर लिविंग बींग्स, जो भी हैं सब इनके ऊपर डिपेंड रहते हैं। चाहे वेजिटेबल्स भी खा रहे हैं तो वो भी ये इसी का पार्ट है। मतलब हर चीज़ है जो वन ज़्यादा इकोलॉजिकल सिस्टम को डिस्टर्ब करता है, ऐसा मान लीजिए महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, ठीक है। ये छोटी सी डेफिनेशन हो गई और ये नीचे का एक पॉइंट भी हो गया। क्या पता 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए कि पारिस्थितिक तंत्र में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है, तो सबसे इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट का है, वनों का है। हो गया तैयार क्वेश्चन, गजब का। आगे देखो, जैव विविधता अपन इसके अंदर पढ़ेंगे, बायोडाइवर्सिटी, लेकिन मैं डेफिनेशन बायोडाइवर्सिटी लिखने से पहले ही मैंने इसकी डेफिनेशन डाल दी ताकि टॉपिक अच्छे समझ में आ जाए। पहले ये जानो कि जैव विविधता होती क्या है, बायोडाइवर्सिटी होती है। को मैं बता दूं, आपको मोटा मोटी बताऊं कि जितने भी ये वनों के, मतलब फॉरेस्ट के, एनिमल्स के जितने भी स्पेसीज होती है, इन सब के जो डिफरेंट होती है, अलग अलग तरह की, ठीक है। चाहे वो अगर फ्लावर्स भी है तो अलग अलग क्वालिटी के फ्लावर्स है, अलग अलग नामों के फ्लावर्स है, तो उन सब में एक जैव विविधता पाई जाती है, बायोडाइवर्सिटी होती है। हजारों की संख्या में फूल होते हैं, हजारों की संख्या में पेड़ पौधे होते हैं, उन सब में जो विभिन्नताएं हैं, जो उनमें डिफरेंशिएट है, बस वही जैव विविधता है। उनको बचा के रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमारी सरकार जो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, जैव विविधता तप्त स्थल भी बना रखे हैं। हालांकि वो आपके लेवल का नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पढ़ोगे आगे जाके, वो बना रखे हैं कहाँ कहाँ पर कि ये हैं जो खत्म होने जा रहे हैं उनको बचा के रखें, इसलिए हमारी सरकार प्रयास भी कर रही है। तो लेकिन पहले जानो कि जैव विविधता क्या होती है। एग्जैक्ट डेफिनेशन ये है कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों की सभी किस्मों को मिला के जो कुल योग है वो जैव विविधता होती है। इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द वेराइटीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फाउंड विद इन स्पेसिफाइड जियोग्राफिकल रीजन आर कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। वो बायोडाइवर्सिटी है, मतलब एक ऐसी कोई जगह, ठीक है, जहां पर अलग अलग तरह के पौधे हैं, अलग तरह के जानवर हैं, अलग तरह के सूक्ष्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब जितने भी है वो सब मिला मिलू के उन्हें कहा जाता है कि ये जैव विविधता है। समझ में आ गई? डिफरेंशिएट डिफरेंट चीजें, ठीक है। डेफिनेशन हो जाएगी और फिर नोट लिखा है मैंने बहुत गजब का, यहां से क्वेश्चन को आना ही पड़ेगा। नोट क्या है कि भारत में जैव विविधता के मामले में, जो भारत है ना, भारत वो जैव विविधता के मामले में विश्व में सबसे समृद्ध जितने भी कंट्री है उनमें से एक है, ठीक है। इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ इट्स वास्ट एरिया ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इतनी विभिन्नताएं यहां पर पाई जाती है। कैसे हैं कि भारत में विश्व की सारी जैव विविधताओं
कि लगभग 8%, लगभग 16 लाख संख्या में यहां पर जो है ना हमारे बायो मतलब इतने प्रकार के जीव जंतु। ये ध्यान रखना 16 लाख क्या है, इन 16 लाख के अंदर पेड़ पौधे भी हैं, इन 16 लाख के अंदर ये छोटे मोटे कीट पतंगे ये भी हैं, इनमें आपके जीव और भी जो अपने एनिमल्स भी हैं, सबको मिला मिलो के 16 लाख प्रकार के 16 टाइप अलग अलग प्रकार के लाखों की संख्या में है। इसलिए भारत जो है विश्व में अच्छा स्थान, अच्छा रैंक पर है, यानी कि ये एक अच्छी बात है। एंड हैज नियरली 8% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्पेसीज इन द वर्ल्ड एस्टिमेटेड टू बी 1.6 मिलियन बोल दो इंग्लिश में, या फिर आपको पता है 16 लाख बोल दो, क्योंकि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। क्या बोला मैंने, 1 मिलियन के अंदर 10 लाख होते हैं, तो 1.6 का मतलब 6 लाख और हो गए, 10 प्लस 6 16 लाख, ठीक है। तो ये भी आपको जरूर ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये बातें अभी। अब आपको जो गजब की आपकी बुक में बीच का कोर्स, बीच का सिलेबस हट गया और शुरुआत होती है यहां से। ये आपकी बुक में एक हेडिंग होगी, भारत में वन और वन्य जीव संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, ये हेडिंग है ना। बिल्कुल इस हेडिंग में जो ये पैराग्राफ बुक में दे रखा है, यहां से क्या क्वेश्चन बन सकता है, सबसे मेन मुख्य वो ये बनेगा, क्या ये बनेगा, क्या नाम है इसका, कि हमें वनों और वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक क्यों है। मतलब कि वाई डू वी नीड टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। भाई आप कह रहे हो उनको बचा के रखना चाहिए, क्यों रखना चाहिए बचा के, क्या कारण है। गजब का क्वेश्चन है और बोर्ड के एग्जामों में रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है ना, बिल्कुल। तो संरक्षण से पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है, मतलब जो डिफरेंशिएट है इकोलॉजिकल, यानी कि कंजर्वेशन प्रिजर्व द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम लाइक वाटर, एयर एंड सॉइल। ये गजब की बातें हैं, यानी कि एक तो ये पारिस्थितिक जो विविधता है अगर आप बचा के रखोगे तो ये जो 16 लाख संख्या है ना बनी रहेगी। हर तरह के जो लोग जितने भी मतलब हर तरह के पेड़ पौधे हर तरह के मिल जाएंगे, हर वैरायटी के मिल जाएंगे अगर इनको संरक्षित करोगे तो, वरना कल को खत्म हो जाएंगे तो फिर क्या कहोगे कि गुलाब का भी फूल होता था, भाई यही कहोगे फिर जब वो चमेली का भी फूल होता था, है ना। अगर उनको बचा के नहीं रखा तो फिर यही कहोगे, लेकिन उनकी जो खुशबू है, उनकी जो सुंदरता है वो चली जाएगी, इसलिए इनको बचा के रखना बहुत जरूरी है। और हमारे जीवन साथी संसाधन होते हैं ना, हमारे जीवन साथी से मतलब हमारे जो लाइफ चलाते हैं बेसिकली जल, वायु और मृदा, ये भी बना रहेगा। अरे जब पेड़ पौधे रहेंगे ना तभी पानी बरसेगा, तभी अच्छी शुद्ध हवा मिलेगी, तभी मिट्टी रहेगी, वरना मिट्टी का भी कटाव होकर चला जाएगा साथ का साथ ही, अगर पेड़ पौधे नहीं हुए तो, ठीक है ना। इसलिए ये सब बने रहेंगे, ठीक है। यानी कि मतलब जो हमारे वाटर, एयर और सॉइल है, ये भी जो हमारा लाइफ सपोर्ट सिस्टम है ना, इनके बिना लाइफ नहीं जी सकते अपन, ये भी बने रहेंगे, इसलिए जरूरी है। दूसरा, ये विभिन्न जातियों में बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीन्स विविधता को भी ध्यान रखना। खूब सारे आपने देखा होगा गोडाउन जैसे होते हैं ना, जिसको अपन बोलते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर, लिखा होगा मैंने, हाँ अभी आगे लिख लूँगा। ये ऐसे खूब सारे छोटे छोटे चाहे प्लांट क्या नाम उसको, एनिमल्स बोल दो, जो या फिर ऐसा मान लीजिए कि कुछ बर्ड्स होते हैं, पक्षी होते हैं, विदेशों से यहाँ आते हैं और विदेशों से फॉरेन से यहाँ आके अपने बच्चों को जन्म देके वापस जाते हैं। तो मतलब जनन में हेल्प करता है। उनकी जीन्स विविधता जो है, मतलब उनकी जो पहचान है, उनकी जो नस्ल है, वो सब बनी रहे। पशु हो चाहे वनस्पति कोई सा भी हो, उन सब में जनन के लिए बेहतर होता है ना, वो ये पारिस्थितिक तंत्र ही है, क्योंकि उनका एक फिक्स आवास है। भाई जैसे अपन कहाँ रहते हैं, जहाँ पर माहौल अच्छा हो, जहाँ पर पानी की व्यवस्था हो, लाइट की व्यवस्था हो, अपन वहीं पर अपना घर बनाते हैं, ठीक है। सड़कें अच्छी हो, पास पास हॉस्पिटल ये सब हो। वैसे ही ये जानवर भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं इन जंगलों में, इन वनों में। ये अगर नहीं होंगे तो ये अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं, खुद मर जाएंगे ये, ठीक है ना, ये जरूरी है। यानी कि इट हैज ऑल्सो प्रिजर्व टू जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ स्पेस ब्रीडिंग। इनके लिए सबसे बेस्ट जगह होती है ये, इन सबको बचा के रखना भी जरूरी है। अगर इनका मैंने संरक्षण नहीं किया, कंजर्वेशन नहीं किया, तो ये फिर खत्म हो जाएंगे इनकी लाइफ भी, ये ठीक है। अब आपको हेडिंग लगानी है, वो तो क्वेश्चन छोटा सा है, अगर आई तो लिख देना। अब एक क्वेश्चन आएगा बहुत गजब का, जो आपकी बुक में हेडिंग भी है, आपकी बुक में भी है, भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम। हालांकि आपके तो बहुत बड़ा पैराग्राफ दे रखा है, मैंने गागर में सागर भरने वाले नोट से शॉर्ट एंड स्वीट, बिल्कुल कहता है ना कि कम शब्दों में बहुत बड़ी बात। तो भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम 1972 हेडिंग लगानी है आपको।
इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, बहुत ही गजब का। सबसे पहले इस एक्ट की क्या जरूरत पड़ी, तो हमारे जितने भी जो इकोलॉजिकल सिस्टम को जानने वाले लोग थे, जो हमारे साइंटिस्ट थे, जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने देखा कि यार वाकई अब हमें ना हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम को या पर्यावरण को बचा के रखना बहुत ज़रूरी है, वरना आने वाला टाइम बहुत ख़राब हो जाएगा। इसलिए उन्होंने मांग रखी, सबसे पहले डिमांड करी कि भाई एक एक्ट ऐसा बनना चाहिए कि वहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन जाए और वहाँ पर ये जितने भी लोग आपस में ये जो खनन करते हैं या जानवरों को मारते हैं, शिकार करते हैं, सब पे बैन हो जाना चाहिए। इसलिए सबसे पहले मांग रखी, क्वेश्चन आएगा, मांग रखी, डिमांड रखी 1960-70 के डिकेड्स में, 1960s एंड 1970s, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले ऐसा भी लिख सकते हो 1960s एंड 1970s, ठीक है। इस डिकेड्स के अंदर जो है मांग रखी। लेकिन ये जो एक्ट या अधिनियम है, ये अधिनियम एक्ट है, ये लागू कब हुआ, इंप्लीमेंट कब हुआ, तो ये हुआ 1972 में। सीधा सीधा छपने वाला क्वेश्चन, ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाना। क्वेश्चन आएगा कि भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, पहली बात है कि इसकी मांग कब रखी गई, इसके बारे में कब चर्चा की गई, तो 60-70 के डिकेड्स में, दशक में। फिर ये लागू कब हुआ, तो 1972 1972 में इंप्लीमेंट हो गया, ठीक है, ओके। अब सबसे बड़ा मुद्दा है जो आपके एमसीक्यूज में आ सकता है, कोई 3-4 ऑप्शन दे देगा और ये कहेगा कि कौन सा नहीं है, और हो सकता है 2 मार्क्स में क्वेश्चन में आ जाए, तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन नोट्स को पूछ के आएगा, ये तय है। तो ये क्वेश्चन आएगा कि इसमें क्या है, मैंने हेडिंग लिखी है, इसमें क्या है, इन दिस क्या क्या। देखो पहली बात तो इसमें ये लिखी हुई है, आराम से देखो इसको, ये लिखी हुई कि वन्य जीवों के आवास रक्षण के अनेक प्रावधान इसके अंदर रखे गए हैं, विथ वेरियस प्रोविजंस फॉर प्रोटेक्टिंग हैबिट्स। यानी कि जो वन्य जीव है वो अपना आवास, मतलब ये आपको पता है इनका आवास वन्य जीवों का जंगल होता है या फिर पेड़ पौधे होते हैं पक्षियों का, और ये वहीं रहना पसंद करते हैं। आप अगर जंगलों को खत्म कर दोगे, पेड़ पौधों की कटाई कर दोगे, तो ये खुले खुले पेड़ों में नहीं रहना चाहते, ये आपस में जुड़े हुए पेड़ों में रहना चाहते हैं, जहाँ कनेक्टिविटी हो, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। तो ध्यान रखना इनका आवास, मतलब जहाँ पर ये रह सके, प्रोटेक्टिंग हैबिट्स। एक तो ये बात इसमें मेंशन करी गई है, भाई इस अधिनियम में है क्या, तो एक तो ये बात है। दूसरी है, सारे भारत में जितने भी रक्षित जातियां हैं, मतलब जितनी भी प्रोटेक्टेड स्पीसीज जिनको बचा के रखने की जरूरत है, जो खत्म होती जा रही है, उनकी पूरी लिस्ट इसके अंदर लिखी गई है, इस एक्ट के अंदर, कि फला फला ऐसे पशु पक्षी या जानवर, एनिमल प्लांट्स ऐसे हैं जिनको बचा के रखना पड़ेगा, वरना आने वाले टाइम में खत्म हो जाएंगे। उनकी पूरी लिस्ट इसके अंदर है, ठीक है। यानी कि एन ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज वाज आल्सो पब्लिश्ड, इसके अंदर प्रकाशित करी गई है। और जो संकटग्रस्त जातियां हैं उनके बचाव पर, उनके शिकार प्रतिबंधन पर, वन्य जीव आवासों का कानूनी रक्षण तथा जंगली जीवों के व्यापार पर कंप्लीट रोक लगा दी है, कि न तो आप इनका शिकार कर सकते हो, ना इनको कोई मतलब कि आप इसका व्यापार कर सकते हो। इन सब के लिए कानूनी रक्षण, मतलब कानूनी फैक्ट डाल दी। अगर कोई शिकार करेगा तो आपको पता है ना, आजीवन कारावास होगा, उसको उम्र भर जेल में सड़ेगा, ठीक है। ये चीजें हैं। प्रोटेक्टिंग द रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन endangered species by banning hunting, giving legal protection to their habitats and restricting trade in wildlife। अब आप सोच रहे होंगे इसका व्यापार भी होता है, कि हाँ बिल्कुल होता है। जो वन्य जीव होते हैं, चाहे वो चीता हो, बाघ हो, जितने भी शेर, इनकी जो चमड़ी होती है, चाहे वो गेंडा हो, बारहसिंगा, जितने भी होते हैं ना, इनकी स्किन जो होती है, उनके शूज वगैरह लेदर में यूज करते हैं इनको मार के। इनके सींगों से, इनके जो हॉर्न होते हैं, सीन का व्यापार होता है, इनकी खाल का व्यापार होता है, इनके मीट का व्यापार होता है, इनके दांतों का व्यापार होता है, टीथ, हाथी दांत, मतलब ये जितने भी हैं, इन पर बिल्कुल व्यापार पर बैन है। समझ में आ गई ना, ओके। आगे देखो, आगे गजब का, मैंने पहले हिंदी मीडियम में लिखा है, फिर इंग्लिश, दोनों मीडियम में लिखा है, ये देख सकते हो। अगला पेज इंग्लिश मीडियम का, चिंता नहीं करें, पहले समझ लो एक बार। अब इन सब के कि भारत के अंदर ऐसे कौन कौन से जीव है, मैंने पूरी लिस्ट छाप दी है, पूरी लिस्ट एक ही जगह, ठीक है ना, बस शॉर्ट एंड स्वीट। ऐसे कौन कौन से हैं जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इनके लिए बड़ी परियोजनाएं, प्रोजेक्ट लेके आ रही है, कि भाई इनको बचाना बहुत जरूरी है, वरना आने वाले टाइम में खत्म हो जाएंगे। तो ध्यान रखें वो कौन कौन से जीव हैं जो खत्म होने की कगार पे हैं, जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार बचा रही है, कुछ ऐसी परियोजनाएं लेके आ रही है। तो उनमें कौन कौन आते हैं? बाघ, एक सींग वाला गेंडा, कश्मीरी हिरण, या फिर उसका दूसरा नाम हंगूल भी है। अरे ध्यान रखना, कश्मीरी हिरण ना के हंगूल भी आ सकता है, ठीक है। और 3 प्रकार के मगरमच्छ है, ये 3 प्रकार के मगरमच्छ मैंने बॉक्स बंद कर दिए। कौन कौन से 3 प्रकार के मगरमच्छ है? एक तो जो साफ जल में रहता है वो मगरमच्छ,
एक जो लवणीय मतलब जो सॉल्टी वाटर में रहता है वो मगरमच्छ, और एक घड़ियाल। ये 3 तरह के मगरमच्छों को बचा के रखना पड़ेगा, वरना आने वाले टाइम में ये भी खत्म हो जाएंगे। जैसे बाघ को बचा के रखना पड़ेगा, एक सींग वाले गेंडे को बचा के रखना पड़ेगा, ये सब वो है जो खत्म होने के कगार पे हैं, इनको रक्षित करना पड़ेगा। एशियाई शेर है, भारतीय हाथी है, काला हिरण है, चिंकारा है, भारतीय गोडावण है और हिम तेंदुआ है। ये सब वो हैं जिनके शिकार और व्यापार पर संपूर्ण या फिर थोड़ा बहुत आंशिक प्रतिबंध लगाकर कानूनी रक्षा की गई है। मतलब इनका व्यापार नहीं कर सकते। अब आप सोच रहे हैं कि सिर्फ आंशिक वर्ड क्यों यूज किया? आंशिक इसलिए कि कुछ तो है, जैसे भारतीय हाथी है तो इसको तो अपन मतलब जैसे नॉर्मली काम में लेते ही हैं, तो थोड़ा बहुत 1-2 जीव ऐसे हैं जिनका अपन यूज करते हैं। यूज का मतलब ऐसा नहीं कि मारना काटना, वो नहीं, नॉर्मली अपन फंक्शन वगैरह में यूज करते हैं, इसलिए थोड़ा, बाकी लगभग सबके ऊपर बैन है। ठीक है, आप न तो इनका बेच सकते हो, ना इनका व्यापार कर सकते हो, इनको मार सकते हो, हंटिंग वंटिंग कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये वो है भारत के जो जिनको बचा के रखना जरूरी है। केंद्र सरकार की परियोजना ऐसी है जो इनको बचा के रख रही है। इंग्लिश मीडियम में देख लो, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट फॉर प्रोटेक्टिंग स्पीसीज एनिमल्स, उनमें टाइगर है, 1 हॉर्न्ड राइनासोर्स है, कश्मीर स्टेग या फिर हंगूल है, 3 टाइप्स क्रोकोडाइल है जिसमें फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल है, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है, एक घड़ियाल है। ठीक है, और एशियाटिक लॉइन है, और द इंडियन एलिफेंट है, ब्लैक बुक या फिर चिंकारा है, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसको अपन गोडाउन भी कहते हैं, तो लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले याद रखना भाई, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसका नाम है, बिल्कुल साइंटिफिक नेम है, और द स्नो लेपर्ड, ये सब वो है जिनको अपन को मतलब हिम तेंदुआ, ये सब वो है जिनको अपन को फुल और पार्शियल लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट हंटिंग एंड ट्रेड थ्रू आउट इंडिया। भारत में सबके बैन है और उनको सुरक्षित रखना हमारी सरकार के हाथ में है, जिम्मेदारी है। वाकई सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं चला रही है, जैसे कि बताता हूं, मैं आगे और बात करूंगा। थोड़ा सा बीच में नोट डाल दिया बीच में कि आजकल संरक्षण परियोजनाएं जैव विविधताओं पर, अच्छा ये बड़ी गजब की बात है, ये 1 मार्क्स में क्यों सुना सकता आपके कि भाई जैसे आजकल जितने भी प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट है, जो जीव जंतुओं के संरक्षण की परियोजना अपन चला रहे हैं, ये पहले कुछ और चलती थी, आजकल कुछ और चलती है। गजब की बात लिखी हुई, ध्यान समझो कि आजकल संरक्षण परियोजनाएं जैव विविधताओं पर केंद्रित होती है, न कि इसके विभिन्न घटकों पर। पहले तो ये होता था कि ये किस इलाके में पाई जाती है, वहां का एटमॉस्फेयर जलवायु देखे। आजकल वैसा नहीं है, आजकल देखते हैं बायोडाइवर्सिटी को, कि ज्यादा से ज्यादा स्पेसीज कहां पर है, उनको बचा के रखो। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बनाया जाता है। ऐसा मान लो, सपोज मैंने कहा राजस्थान, मैंने कहा यूपी, मैंने कहा हरियाणा, हरियाणा के अंदर कह दिया साहब, हरियाणा के अंदर 1000 प्रकार की एक ऐसी जगह जहां पर कुल मिला के 1000 प्रकार की स्पेसीज है। ठीक है, तो फिर वहां पर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बना दिया जाएगा। ठीक है, और वहां पर फिर गवर्नमेंट उसको चारों ओर से बिल्कुल पाबंदी कर देगी, हमारी फोर्स मिलिट्री लगा देगी, वहां पर जो वन रक्षक होते हैं अलग से वैकेंसी निकलती है, आपको पता गवर्नमेंट में, वो वहां पर उनकी रक्षा करेंगे बाकायदा। ठीक है, और वहां पर फिर हंटिंग वंटिंग सब बैन। ठीक है ना, तो ये सब करा जाता है। आजकल क्या देखा जाता है? आजकल देखा जाता है जैव विविधता। ध्यान रखें, 1 मार्क्स में आ सकता है, बायोडाइवर्सिटी देखी जाती है, न कि घटक, यानी कि रादर देन एंड फ्यू इट्स कंपोनेंट्स नहीं देखे जाते आजकल, है ना। आजकल देखे जाएंगे ज्यादा से ज्यादा स्पेसीज कहां मिल रही है, बस। दूसरा, ये बड़ी गजब की बात, आपने सोचा भी नहीं होगा कि जो कीट पतंगे नहीं होते जो अपने बारिश के टाइम पर लाइट में को देख के आ जाते हैं, बड़े परेशान करते हैं, उनको भी बचा के रख रही है सरकार। बिल्कुल, कि संरक्षण नियोजन में कीटों का भी बहुत महत्व मिल रहा है, कीटों को भी बहुत वैल्यू मिल रही है। जैसे कि सैकड़ों की संख्या में तितलियों की रक्षा की जा रही है, सैकड़ों की संख्या में पतंगे, तितलियां, भृंगे, और एक है ड्रैगन फ्लाई, इन सब की, एक ड्रैगन फ्लाई भी है इनके अंदर, इन सब की रक्षा की जा रही है। नाम मत भूल जाना, तितलियां, पतंगे, भृंगे और एक ड्रैगन फ्लाई है। मतलब कि इंसेक्ट्स आर बिगिनिंग टू फाइंड अ प्लेस इन कंजर्वेशन प्लानिंग, लाइक 100 बटरफ्लाईज इसके अंदर है, मॉथ्स है, बीटल्स हैं, और 1 जो है वो ड्रैगन फ्लाई भी इसके अंदर है। बेसिकली नाम मत भूल जाना। ठीक है, एक नोट लिखा है मैंने, हालांकि ये टॉपिक IUCN का था, IUCN आपके टॉपिक से हट गया, लेकिन एक छोटा सा MCQ अभी बचा हुआ, एक लाइन आपके अभी कोर्स में है कि इन 1991 पौधों 1991 में पौधों को भी 6 जातियां, पौधों की भी, एक की कर लेना, पौधों की भी, मतलब ये तो कीट पतंग है, लेकिन 6 पौधों को भी शामिल किया 1991 में। हालांकि वो IUCN की पूरे 6 के हट गई, अब अभी आपके कोर्स में नहीं, लेकिन ये लाइन आपके है तो लिख लेना, क्या पता MCQ जा जाए कि 1991 में पौधों की 6 जातियां पहली बार इसी
सुरक्षित सूची के अंदर रखी गई, कंजर्वेशन किया गया है। इन 1994 द फर्स्ट टाइम प्लांट्स वर ऑल्सो एडेड टू द लिस्ट। कौन सी लिस्ट में? कि अब इनको कंजर्व करके रखना पड़ेगा, इनको बचा के रखना पड़ेगा, उस लिस्ट में। ठीक है, ओके। कोई 1 मार्क्स बन जाए तो नहीं छोड़ेंगे अपन। अब ये है भाई गजब का क्वेश्चन, झंडे गाड़ देने वाला। ये क्या है? बाघ परियोजना, टाइगर प्रोजेक्ट। इंडिया में ये टाइगर प्रोजेक्ट क्या है? देखिए आराम समझो कि आपको पता है कि बाघ जो है वो एक सबसे महत्वपूर्ण जंगली जीव है, ये आप जानते हो। तो बाघ एक महत्वपूर्ण जंगली जीव है, ओके। ये टाइगर इज ए इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ स्पेसीज, ये तो इसमें नो डाउट है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से शुरू होगा कि जो ये भारत में बाघ परियोजना जो प्रोजेक्ट टाइगर है, इसकी शुरुआत कब हुई? पहला क्वेश्चन तैयार हो गया, शुरुआत हुई 1973 में, यानी प्रोजेक्ट लॉन्च कब हुआ? 1973 में। पहला क्वेश्चन तैयार हो गया, ओके। 1973 ना लिख के, आजकल बड़े होशियार हो गए एग्जामिनर, वो आपको एमसीक्यू जो देते हैं उनमें क्वेश्चन चेंज कर देंगे कि 1973 के बजाय कह देंगे 20वीं सेंचुरी। बिल्कुल 20वीं शताब्दी भी सही है, क्योंकि मैं बता दूं आपको कि 1900 से लेके 2000 तक 19वीं शताब्दी कहलाती है। ठीक है, फिर मैं कह दूं कि 2000 से लेके 2000 मतलब 2100 तक ये 20वीं शताब्दी कहलाती है। मतलब वो जहाँ शुरू होती है फिर आगे 100 साल ये सेंचुरियाँ होती है। तो ध्यान रखें, वैसे कॉमन सेंस भी लगा सकते हो। अगर आपको ईयर याद रह जाएंगे 1973 तो सीधी सी बात है वो 1973 से लेके 2000 तक तो वो 20वीं शताब्दी है ना, सही बात है ना? हाँ, 20वीं शताब्दी सही है। तो फिर मैंने उल्टा तो नहीं बोल दिया कहीं? देखो देखिए, 1900 से 2000 तो 20वीं शताब्दी हो गई भाई ये, ठीक है ना? 1900 से 2000 20वीं हो गई भाई, सॉरी। और 2000 से 2100 ये 21वीं, ये आपकी 21वीं शताब्दी हो गई, ये है बात। हाँ सही बात है, ये अभी 21वीं शताब्दी चल रही है। हाँ डन, मैंने उल्टा बता दिया, अब ध्यान रखना। 1900 से 2000 20वीं सेंचुरी और 2000 से 2100 सेंचुरी, 2100 से 2200 वो आपकी 22वीं सेंचुरी, ठीक है ना? जहाँ पर खत्म होती है वो सेंचुरी होती है, ये जरूर ध्यान रखना। तो वैसे भी कॉमन सेंस वाली बात है, हालांकि यहाँ ऐसा कोई पूछेगा नहीं कि कौन सी सेंचुरी होती है, ठीक है ना? ये तो बता रहा हूँ कि यहाँ पर 1900 से लेकर 2000 तक 20वीं सेंचुरी कहलाती है। तो एक ही बात है, 1973 लिखा हुआ है चाहे 20वीं शताब्दी लिखा है, उसमें एक्चुअली क्या हुआ कि हमने देखा तो बाघों की संख्या जो 55,000 के आसपास थी वो मात्र 1827 रह गई। कितना मतलब एक कितना बड़ा इशू बन गया कि जिनकी संख्या 55,000 थी वो 1827 रह गई। ये सर्वे किया 1973 में, तुरंत प्रोजेक्ट पार टाइगर लेके आ गए कि भाई साहब बचाओ, जल्दी से उड़ना खत्म हो जाएंगे। इसलिए फिर 1973 में परियोजना आई कि ये जो है जो आपके ये प्रोजेक्ट आया। तो ये तो हो गया। इन 1973 20th सेंचुरी द टाइगर पॉपुलेशन एंड dwindled in 1827 फ्रॉम एन एस्टिमेटेड 55,000। ठीक है, ये आराम से देख सकते हो 55,000 है, ठीक है, ओके। अब मेरी बात सुनो, अब मेन आपके मन में ये क्वेश्चन गजब का आपके मन में भी आ रहा होगा और अलग से भी पूछा जाएगा कि जो ये टाइगर है, इन टाइगर के विलुप्त होने का या खत्म होने का या फिर एक्सटिंक्शन का क्या कारण है? तो विलुप्ति क्या कारण हो सकते हैं बताओ? तो देखो, सबसे पहले कि बाघों का व्यापार किया जाता है, तो बाघों को मारकर उनकी हड्डियों व खाल का व्यापार के लिए इनकी चोरी की जाती है, चोरी छुपे मारते हैं, फिर इनकी खाल बहुत महंगी रुपए में बिकती है, इसलिए इनको मारकर उन हड्डियां में खाल को व्यापार के लिए करते हैं। तो एक तो इस वजह से वो उनको मारते हैं, यानी पॉचिंग फॉर ट्रेड, जो ब्रैकेट में टाइगर स्किन एंड बोन्स, ये स्किन और बोन्स इनके बेसिकली इसका ट्रेड किया जाता है। एक तो ये ना खत्म होने के कारण है। दूसरा, आवासीय स्थलों का सिकुड़ना। अब जो जितने भी पहले जंगल बहुत बड़े हुआ करते थे, आजकल क्या है, बीच में सड़कें निकलने लग गई, साइड में ट्रेनें जा रही है, तो ये डिस्टर्ब से हो गया, आवास थोड़ा छोटा हो गया इनका घर, आवास इनका छोटा हो गया, ठीक है। और पहले भोजन के लिए आपको पता है जंगली जीव खूब मिल जाते, हिरण ये सब, आज उनकी संख्या कम हो गई, तो ये किनको खाए, तो इसलिए भी भूखे मर जाते हैं, ठीक है। यानी श्रिंकिंग हैबिटेट, ठीक है, हैबिटेट है, ई और कर देना हैबिटेट, और डिप्लेशन ऑफ प्रे बेस स्पेसीज, ये सब कारण है कि इनको खाने वाली जो और जातियां मिलती थी, जैसे कि हिरण, बाघ, जोते भी होते हैं, इन छोटे मोटे जीव, वो भी अब नहीं है, ठीक है। तो ये सब कारण है इनके विलुप्त होने के, 2-3 ये भी लिख देना, गजब का है। लेकिन सबसे गजब का क्वेश्चन तो ये है, ठीक है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेके आगे तक आपके पूरा काम आएगा, ढंग से पढ़ लेना, बहुत गजब की बात है। क्या है कि भारत में हालांकि और भी बहुत ऐसे उद्यान, अभी रिजर्व पार्क है हमारे यहाँ पर, लेकिन मेन चीज़ है अपने कोर्स में जो है वो पढ़ना है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के अंदर है,
ये क्या है, जहां पर इन वन्य जीवों को या इन एनिमल्स को या फॉरेस्ट लाइफ को, फॉरेस्ट स्पेसीज को बचा के रखा जाता है। और ये वो है जहां पर हंटिंग करना तो दूर की बात, आप एंट्री भी टिकट कटा के जाओगे अंदर, ठीक है ना। हाँ, बाकायदा चारों ओर फोर्स लगी हुई है, बिल्कुल सब कुछ पूरा प्रोटेक्ट में है ये। तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड। दूसरा सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान एमपी मध्य प्रदेश में है। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य पशु विहार राजस्थान के अंदर, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान के वैसे अलवर जिले में पड़ती है, और अलवर जिला वैसे राजस्थान है। और मानस बाघ रिजर्व ये असम में, मानस टाइगर रिजर्व असम में है। और पेरियार बाघ रिजर्व केरला, पेरियार टाइगर रिजर्व केरला। तो ध्यान रखें, न जाने कितने एमसीक्यूज तैयार हो सकते हैं। दूसरी बात, मैच द फॉलोइंग में भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा दे देगा कि सुंदरबन, ये 3-4 नाम दे देगा, फिर आगे लिख देगा स्टेट के नाम, कहेगा कि ये कौन सी जो है वो कौन से राज्य में है, या फिर ये दे देगा, फिर बताओ। बात एक ही आपको पूरी याद करनी पड़ेगी, इसलिए इनके नाम के साथ में इनके स्टेट नेम भी याद कर लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट मैंने फैक्ट लिखे हैं, उनको भी देख लो, जो बड़े काम के हैं, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम अलग अलग लिखे, आराम से पढ़ो। कि आपको पता है कि हमारे देश में वनों की बहुत बड़ी वैल्यू है, मतलब इन फॉरेस्ट की, इन पेड़ पौधों की बड़ी वैल्यू। हम पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, हम पेड़ पौधों को इतना पवित्र मानते हैं कि सुबह सुबह लोग जल भी चढ़ाते हैं, आपको पता है, इतना पवित्र माना जाता है। तो एमपी के अंदर क्या है, एक तो फैक्ट ये लिखो पहले, वो पूजा पाठ वाली नीचे बात है, पहले ये फैक्ट आपको अलग से लिखना है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट में आ जाएगा सारे के सारे, कि मध्य प्रदेश में अगर स्थायी वनों की संख्या देखें अपन, तो उसके अंदर सर्वाधिक क्षेत्र जो कि लगभग 75% है। मतलब मैंने क्या कहा, अगर स्थायी वन देखें तो सर्वाधिक मध्य प्रदेश में। स्थायी वन का मतलब क्या हो गया, जहां पर पेड़ पौधे ही पेड़ पौधे, घने पेड़ पौधे। तो भारत के अंदर मध्य प्रदेश नंबर अव्वल आता है, उसमें स्थायी वनों के अंतर्गत मध्य प्रदेश सर्वाधिक क्षेत्र है, मतलब सबसे ज्यादा क्षेत्र ऐसा है जहां पर पेड़ पौधे ज्यादा है एमपी में। और लगभग 75% हमारे कुल प्रदेश का जो है, इससे कुल प्रदेश का 75% में तो पेड़ पौधे ही हैं। ये बड़ी कमाल की बात है, इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हो। यानी कि मध्य प्रदेश इज द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट, constituting 75% ऑफ इट्स टोटल फॉरेस्ट एरिया, ठीक है। ओके, सेकंड पॉइंट क्या है, पवित्र, ये मैंने एक लाइन लिखी है, पवित्र पेड़ों के झुरमुट। हिंदी मीडियम वाले विशेष तौर पे ध्यान देना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, पवित्र पेड़ों के झुरमुट क्या है। इसका मतलब है देवी देवताओं के वन है ये। हमने क्या करा, आपने सुना होगा हमारे देश के अंदर जो है, आप इंग्लिश मीडियम में देख सकते हो, स्क्रेड ग्रोव्स द फॉरेस्ट ऑफ गॉड एंड गॉडेस। मतलब हमारे देश में क्या है कि हम देवी देवताओं के नाम पे ओरण, नाडी ऐसे खाली जगह छोड़ देते हैं, उनको बोला जाता है ओरण बोल दिया, या नाडी बोल दी, या खाली जगह बोल दी। बहुत सारे नाम होते हैं, उनको बहुत सारे नामों से अलग नाम से जाना जाता है। वो किसी देवता के, किसी भगवान के नाम पे छोड़ दी जाती खाली जमीन, वहाँ पर कोई भी किसी भी तरह की मतलब पेड़ पौधों की कटाई उटाई नहीं होती है। बस हर किसी के पशु चढ़ सकते हैं, वो खुली ज़मीन है, उसका कोई बेसिकली वो किसी की होती नहीं। वो सब लोग वहाँ के जो ग्रामीण लोग होते हैं या लोकल लेवल पे लोग होते हैं, वो सब मिलके ज़मीन खाली छोड़ देते हैं, वहाँ खेती बाड़ी नहीं होती है, ठीक है। ओके, तो हम उन मतलब देवी देवताओं के नाम पे छोड़ते हैं। तो ऐसे आप सोच रहे होंगे कि कोई फेमस है क्या, है कौन कौन से। एक तो छोटा नागपुर, महाराष्ट्र में पड़ता है छोटा नागपुर। मुंडा, वहाँ पर 2 जनजातियाँ, मुंडा और संथाल, मुंडा और संथाल जनजातियां हैं। ये कदम के पेड़ों की पूजा करती है, महुआ के पेड़ की पूजा करती है, ठीक है। मतलब बेसिकली पेड़ पौधों के नाम भी है, 1 मार्क्स में छपेगा सीधा सीधा। ऐसे ही ओडिशा और बिहार के अंदर भी है, यहाँ पर भी कुछ जो जनजातियां हैं वो शादी ब्याह के दौरान इमली और आम की पूजा करती है, इमली और आम की पूजा करती है बिहार में। और ओडिशा में जब शादी होती है, उनके फंक्शन होता है उनके कोई, तो इमली और आम की पूजा करते हैं, ठीक है। बाकी भारत के अंदर शेष जितना पीछे रिमेन इंडिया बच गया, उस भारत में पीपल और वटवृक्ष की पूजा की जाती है। आपको पता है इवन नीम की भी पूजा की जाती है। तो ये सब है हमारे, इवन खूब से राजस्थान में तो खेजड़ी को भी पूजा जाता है, ठीक है, बिल्कुल। तो ये सब हालांकि आपके कोर्स में नहीं है दोनों नाम, इसलिए मैं नहीं लिखे, बाकी अपन इनकी भी पूजा करते हैं, ठीक है। यानी कि इन मुंडाज एंड संथाल ऑफ छोटा नागपुर रीजन वर्शिप और महुआ, जिसका इंग्लिश नाम है बेसिया, मतलब साइंटिफिक नेम है बेसिया लेटिफोलिया। एंड ये कदम है, कदम का नाम है आप देख सकते हो एंथोकेफलस, वापस इस बाकी तो वही है कदम्बा, ठीक है। और एक है द ट्राइबल्स ऑफ ओडिशा
एंड बिहार वर्शिप फॉर, वो करते हैं टैमरिंड, यानी जिसको अपन कह सकते हैं कि कह रहे तो एक ही नाम है, सेम टू सेम ही है, कोई इंग्लिश भी मुश्किल नहीं है इसका, टैमरिंडस है उसका, ठीक है। और मैंगो, जिसको मैंगीफेरा इंडिका कहते हैं, इन ट्रीज की ड्यूरिंग वेडिंग्स, जब शादियां होती है तो उस टाइम इन पौधों की पूजा की जाती है बिहार और ओडिशा में, ठीक है। तो ये भी फैक्ट लिख लेना, सीधे सीधे फैक्ट है, पूछे जाते हैं 100%, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूं आपके सीधे सीधे थ्योरी वाले, जो गजब के कोर्स अपने हैं। सबसे पहले आपको हेडिंग लगानी, हालांकि थोड़े बीच में थे, मैंने लाइन वाइज चलाई था, वैसे फैक्ट लिख दिए, ये हालांकि थोड़े से पहले पढ़ने चाहिए थे अपन को, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप हेडिंग लगाओ, हमारे जो वन है ना, उन वनों के प्रकार हैं, मतलब भाई जितने भी हमारी जो फॉरेस्ट है, उन फॉरेस्ट को कैटेगराइज किया गया है। जैसे कि पहला है आरक्षित वन, क्या हेडिंग है, आरक्षित वन या फिर रिजर्व फॉरेस्ट। पहली बात तो मैंने पॉइंट बना के लिखे हैं, गजब गजब के पॉइंट है कि ये है क्या 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 आता है, किन किन राज्यों में, सब कुछ आपको। इतने बड़ी बड़ी थ्योरियां जगह जगह लिखी हुई है, संभाल नहीं पाओगे, लेकिन मैंने प्रॉपर नोट्स बना दिए हैं। एग्जाम में चाहे कैसा भी क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, नोट्स को पूछ के पूछेगा। अपन बात करते हैं आरक्षित वनों की। पहली बात तो आरक्षित वन होते क्या है कि वे या तो इमारती लकड़ी उत्पादन या अन्य वन उपज के लिए स्थायी रूप से निर्धारित होते हैं। मतलब जो आरक्षित वन होते हैं वो इमारती लकड़ी, जो महंगी लकड़ी होती है ना, उसके उत्पादन के लिए या फिर वन उपज के लिए स्थायी रूप से निर्धारित है, मतलब आरक्षित है और रिजर्व है। दे आर परमानेंटली अर्न मेकर आइदर फॉर टिम्बर प्रोडक्शन एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। मतलब ये हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ सरकार का, ऐसा मान लो कि उनके द्वारा रिजर्व किया गया है, आप वहां पर ना तो जंगलों में, ऐसे जंगलों में चराई कर सकते हो और ना ही खेती कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। गवर्नमेंट प्रोटेक्शन में सरकार की निर्धारित नियमों के अनुसार चलेगा, आप नहीं जा सकते वहां। मतलब कि द राइट ऑफ ग्रेजिंग एंड कल्टिवेशन नॉट अलाउड, यहां पर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, ये गवर्नमेंट रिजर्व है। और लगभग जो टोटल वन भूमि जो है, हमारी जमीन नहीं, जो फॉरेस्ट लैंड है ना इंडिया में, उसका 50% से भी अधिक भाग है ना, वो आरक्षित वनों में आता है। देखे ना अभी अपने जो अपने 4-5 ये जितने भी देखे थे अभी, ये देखो अपने देखे अभी पिछले बार उसमें देखे थे अपने, वो जितने भी अपने वो पूरा पड़े थे, असम में, बंगाल, जो रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान जो बने हुए नेशनल पार्क, बस वही तो है ये। मतलब कुल वन भूमि का 50% से अधिक जो है वो आरक्षित वनों में आता है, सबके परसेंटेज है ये। तो मोर देन 50% ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट लैंड एंड हैज बीन डिक्लेयर्ड एज रिजर्व फॉरेस्ट, ओके। और फिर अब इसमें सबसे मेजर बात है कि आरक्षित वनों, पहली बात तो परसेंटेज इंपॉर्टेंट है, दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट, इसको क्या कर सकते हैं, तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्या आरक्षित वनों में रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर चराई कर सकते हैं, नो, मतलब पशु को चरा नहीं सकते आप वहां पर, और ना ही कोई खेती कर सकते हो, बैन है ये, ध्यान रखना। फिर आएगा कि आरक्षित वन हमारे भारत में किन किन स्टेट्स में, किन किन राज्यों में है, तो जम्मू कश्मीर, हालांकि अब ये जम्मू कश्मीर तो आपको पता है केंद्र शासित प्रदेश बन गया, यूनियन टेरिटरी बन गया है, बाकी ये तो यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, ओके। जम्मू कश्मीर तो केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी बन गया है। और बाकी बात को आंध्र प्रदेश है, उत्तराखंड है, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र इस स्टेट इनके अंदर आते हैं, ठीक है। तो आराम से आप देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर है संरक्षित वन, वो फर्स्ट कैटेगरी थी, ये नंबर 1 है, ये नंबर 1 है, मतलब ये नंबर 1 हो गया आपका आरक्षित वन रिजर्व फॉरेस्ट। नंबर 2 लगाओ, और नंबर 2 है आपका संरक्षित वन या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। इसमें क्या है, पहली बात तो ये 1/3 है, वो 50% था, पीछे जो 50% बच गया, ऐसा मान लो उसका 1/3 ये है, संरक्षित वनों में आता है। और इसमें चराई और खेती का अधिकार अनुमति है, लेकिन कुछ प्रतिबंध है। मतलब ऐसे नहीं है कि भाई जो मन उठाए चराने लगे, कुछ जगह थोड़ी थोड़ी जगह यहाँ चला सकते हो, तारबंदी वगैरह की गई है, तो कुछ जंगलों में चराई और खेती का अधिकार है। गजब का क्वेश्चन बनेगा, कहां पर चराई और मतलब पशु चरा सकते हो और खेती कर सकते हो और किन में नहीं, तो ध्यान रखें। पहली बात तो ये कि ये टोटल एरिया का प्रोडक्ट जो है उसका 1/3 है, वो तो 50% था, ये 1/3 है। और इन सच फॉरेस्ट द राइट टू ग्रेजिंग एंड कल्टिवेशन अलाउड बट सब्जेक्ट टू सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस, कुछ जगह पाबंदी भी है, कंप्लीट आपको छूट नहीं है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है, मतलब ये नुकसान ना हो, हालांकि ज्यादा नुकसान इसमें नहीं है, बस ये कि इनको बचा के रखो, संख्या नहीं काफी ठीक है, लेकिन फिर भी ये है कि भाई बचा के तो रखो। तो दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लेशन, ठीक है, किसी तरह से मतलब इनको बचा के रखना है। स्टेट कौन कौन से हैं जिनमें ये संरक्षित वन है हमारे देश में, बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, ये सब है इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट देखो नंबर 3 जो है ये आपके ए वर्गीकृत
वन, अनक्लास्ड फॉरेस्ट, सीधी सी बात है, ये अनक्लास्ड है। मतलब ये जो बाकी जो बच गए ना इंडिया में जितने भी है, बंजर भूमि, वेस्टलैंड्स, वो सब इसमें आ जाते हैं। ये है कि इसका आप यूज़ तो कर सकते हो, लेकिन ये कोई फिक्स एक एरिया में ही होते हैं, वहाँ पर वही मालिक होते हैं। जैसे कि ये गांव है, मान लीजिए कोई ये गांव है और वहाँ पर कोई बंजर खाली ज़मीन पड़ी है, तो वो वहाँ के लोकल लोगों का वहाँ पर मतलब पूरा कहते हैं ना कि वो दम वही उन्हीं की चलती है, वहाँ कोई दूसरा जाए लट बजा दे वो, ठीक है ना, बिल्कुल ही ध्यान रखना। तो स्वामी तो मालिक वही होते हैं, बात ये है। तो पहली बात तो ये कि इनमें दुर्गम जंगल या बंजर भूमि शामिल है। पहली बात तो ये क्वेश्चन आएगा कि किस में दुर्गम जंगल और बंजर भूमि शामिल है, तो ए वर्गीकृत में है, अनक्लास में, मतलब कि इसमें इन एक्सेसिबल फॉरेस्ट और वेस्टलैंड्स आती है, दे कंसिस्ट, ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये लगभग 16% ये बच जाता है भाई, 50% तो वो हो गए, 1/3 फिर पीछे 50 बचे, उसका 1/3 और पीछे 16% के लगभग ये बचता है, क्योंकि 50 का 1/3 वो हो जाएगा ना पिछला। और ऐसे वनों में नई प्रतिबंध तो नहीं लगाए गए हैं, ये थोड़ा आगे पीछे कर लेना, प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं, लेकिन स्थानीय समुदायों के प्रबंधन में है। मतलब वहाँ लोकल लेवल पर जो समुदाय है ना, उनका वहाँ पर प्रबंधन है, उनका कंट्रोल है। आप कहीं गलती से वहाँ पर जा मत जाना, बाकी तो जा सकते हो, गवर्नमेंट की चीज़ें होती है, इसलिए इनका उपयोग आसानी से नहीं किया जा सकता, ठीक है। यानी सच फॉरेस्ट नो रेस्ट्रिक्शंस आर इम्पोज्ड बट बिकॉज ऑफ हॉस्टाइल टेरिटरी, ठीक है ना, टेरिटरी, तो नोबडी कैन इजिली मेक यूज ऑफ देम, ये ध्यान रखना। बाकी ये देश कंसिस्ट ऑफ ओनली 16% टोटल फॉरेस्ट एरिया। और उत्तरी पूर्वी राज्य जो हमारे हैं और जो गुजरात के कुछ हिस्सों में जो है जो जंगल है वो श्रेणी में आते हैं, यानी कि द फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात फॉल अंडर दिस कैटेगरी, वो इसके अंदर आते हैं। बेसिकली इसमें कोई स्पेसिफिक स्टेट नहीं है, लेकिन जो हमारे उत्तरी पूर्वी राज्य जितने भी है, उत्तरी पूर्वी राज्य प्लस गुजरात, ये सब इसके अंदर बेसिकली आते हैं। तो आपको स्टेट नाम नहीं पूछेगा, आपसे भी यही पूछेगा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है वो किस में आते हैं, तो अनक्लास फॉरेस्ट में आते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या है, ये अपनी बुक का ही क्वेश्चन है जो पीछे दिया हुआ है, गजब का झंडे गाड़ देने वाला क्वेश्चन है कि भारत में विभिन्न समुदायों ने किस प्रकार वनों का तथा वन्य जीव संरक्षण और रक्षण में योगदान किया है। अब जाके पूरा चैप्टर, इस क्वेश्चन को जब कर लोगे ना, तो लाइन लाइन से क्वेश्चन जितने बन सकते हैं इनके बाहर नहीं बनेंगे, ये मेरा दावा है, गारंटी है। डिस्क्राइब हाउ कम्युनिटीज हैव कंजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। अरे बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं हमारे गांव में जो इतने दानवीर, हजार बीघा अपनी जमीन दान कर दी कि ये हम जीवों के लिए छोड़ते हैं। इतना बड़ा दान देखना, आप दिल देखो गांव के लोगों का। तो देखते हैं भारत में कौन कौन ऐसी जगह हैं। पहला आंसर तो ये है, मैंने ऐसे पॉइंट बनाए हैं, आपको ये नहीं, वो जरूरी नहीं कि पूरा क्वेश्चन एक साथ आएगा, एक साथ क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ये जो पॉइंट है ना वो अपने आप में एक क्वेश्चन है छोटे। जैसे कि राजस्थान का अलवर जिला, वहां पर जो सरिस्का बाग अभ्यारण्य रिजर्व पार्क है ना, अभी जो मैंने पीछे पढ़ा भी था, ध्यान रखना ये लोगों के द्वारा दान दी हुई जमीन है। ये 1200 हेक्टेयर जमीन वहां के लोगों ने दे दी कि चलो अब हम छोड़ते हैं फ्री, वहां से अपने घर उठा लिए और कहीं और बस गए, उसको फ्री छोड़ दिया। तो राजस्थान का अलवर जिला के सरिस्का बाग रिजर्व में स्थानीय गांवों के लोगों ने वन्य जीव रक्षण अधिनियम के तहत वहां से खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्ष रहता है। मतलब खुद ने प्रयास किया कि नहीं यार, यहाँ पर बहुत ज्यादा वन्य जीव रहते हैं, तो यहाँ आसपास में कोई खुदाई वुदाई नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर बिल्कुल खाली छोड़ते हैं, हम चले जाएंगे यहाँ से उठ के, ठीक है। तो ध्यान है, सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान विलेजर हैव फॉट अगेंस्ट माइनिंग बाय सिटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। अपने पढ़ा था ना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 वाला, उसके अंतर्गत ये उन्होंने अपनी दान कर दी जमीन। अलवर जो राजस्थान में, वहां के 5 गांव थे, कुल मिला के 5 गांव है, 5 गांव के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि को भैरोदेव डाकऊ, ध्यान रखे ना मत भूल जाना, भैरोदेव डाकऊ सेंचुरी है, ठीक है ना, ये सेंचुरी है, सेंचुरी घोषित कर दिया है, जिससे अपने की नियम है जो शिकार वर्जित करते हैं और बाहरी लोगों की घुसपैठ से यहाँ के वन्य जीवों को बचाते हैं। मतलब खुद लोग उस उतनी जमीन को इस प्रोटेक्ट एक्ट के जरिए 5 गांव के लोगों ने मिलकर 1200 हेक्टेयर जमीन को भैरोदेव डाकऊ सेंचुरी घोषित कर दिया कि आज से ये भैरोदेव डाकऊ सेंचुरी है। इसमें हम ना तो किसी को शिकार करने देंगे, खुद के लेवल पर खुद जनता संभाल रही है, गवर्नमेंट भी है, लेकिन जनता खुद रक्षा कर रही है चारों ओर से। कोई दूसरा आदमी दिख जाता तो तू कौन है, ऐसा मतलब रक्षा करती है, और बाहरी लोगों की घुसपैठ बिल्कुल नहीं होने देती है अंदर, ठीक है। द इनहेबिटेंट्स ऑफ
5 villages in Alwar district of Rajasthan have declared 1200 hectares of forest as the Bhairu Dev Dakar sanctuary, declaring their own set of rules and regulations which do not allow hunting and are protecting the wildlife against any outside जो भी इंक्रोचमेंट्स होंगे, जो भी घुसपैठी होंगे, उनको नहीं आने दिया जाएगा। एक तो ये राजस्थान का मामला हो गया, हालांकि राजस्थान में बिश्नोइयों का और है, अभी आगे बात करेंगे जोधपुर वालों का। तीसरा पॉइंट है कि भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रमों का शुभारंभ। अब एक क्वेश्चन ये भी अलग सा फैक्ट है कि भारत में जो है जो इस संयुक्त वनों का प्रबंधन है कि भाई सभी लोग इकट्ठे होकर अपने गांव लेवल के ऊपर कि भाई हम इकट्ठे होकर ये जमीन फ्री छोड़ते हैं, ये कार्यक्रम का शुभारंभ कब से हुआ, लोगों में जागृति कब से, लोग कब अवेयर हुए? 1988 में सबसे पहले ओडिशा राज्य में हुआ था शुरुआत। वहाँ अब लोग क्या होते हैं कि जब कोई पहले कोई अच्छा काम करता है ना और वाकई वो अच्छा होता है तो उसको देख के लोगों को शिक्षा मिलती है और बाकी के लोग भी उसके लिए काम फिर प्रयास करते हैं। तो शुभारंभ हुआ था 1988 में ओडिशा राज्य से हुआ और यहाँ के गांव स्तर पर, ग्राम स्तर पर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए खूब सारे इंस्टीट्यूशन बनाए गए जिनमें ग्रामीण तथा वन विभाग के अधिकारी भी संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। मतलब ये संयुक्त संस्थाएं हैं। आपने सोचा नहीं अभी कि अलवर के लोग, मैंने कहा ना अलवर का जो राजस्थान अलवर का है वहां पर राजस्थान सरकार के कर्मचारी भी काम करते हैं प्लस वहां की जनता के लोग भी काम करते हैं। तो ज्वाइंट हो गया ना, साथ में ज्वाइंट, मतलब ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट हो गया। ये आपस में संयुक्त लोग मिलके सरकार की हेल्प करते हैं, उस वन्य जीव अभयारण्य को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। बड़ी कमाल की बात है। तो इसकी शुरुआत कब हुई इंडिया के अंदर? तो 1988 में, 88 में, 1988 के अंदर शुरुआत हुई फ्रॉम द स्टेट ऑफ ओडिशा। हियर विद द एम ऑफ मेकिंग दिस प्रोग्राम सक्सेसफुल एट द विलेज लेवल, इंस्टीट्यूशंस वर फॉर्म्ड इन विच रूरल एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिशियल वर्क जॉइंटली। गजब का पॉइंट है ये भी, ठीक है। एक पॉइंट और है राजस्थान के बिश्नोई, ये बेसिकली वैसे अपने जोधपुर जिला है ना, जो जोधपुर, तो जोधपुर के अंदर बिश्नोई समाज है बेसिकली अपने, ठीक है। बिश्नोई समाज के संप्रदाय जो इन बिश्नोई संप्रदाय को या बिश्नोई सेक्ट को चलाया था उनका नाम है, संस्थापक उन फाउंडर का नाम है भगवान जाम्बोजी। और जाम्बोजी ने 29 नियम बताए थे, 20+9, इसलिए उनको बिश्नोई कहा जाता है। 20+9 बिश्नोई, ठीक है ना। 29 नियम है इनके, ठीक है। जाम्बोजी ने बिश्नोई संप्रदाय चलाया और बिश्नोई के 29 नियम है। पेड़ पौधों की रक्षा करने के लिए किसी भी तरह किसी पेड़ पौधे नुकसान नहीं होने देते, इसीलिए कहावत भी कहते हैं, जामोजी इनको शिक्षाएं भी देते हैं कि सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान। मतलब अगर सिर, अगर आपको पता है कि जो अपने जो राजा जोधपुर का राजा बेसिंग था उसके टाइम पर बिश्नोई समाज की महिलाओं ने मतलब 369, समझ पा रहे हो ना आप, बिल्कुल इतनी महिलाएं वहाँ पर शहीद हो गई थी। बड़ी मतलब कि अपने पेड़ों की रक्षा करने के लिए शहीद हो गई थी, पेड़ों के लिए, मतलब कहते हैं ना प्राण कट गए लेकिन हटे नहीं। जबकि जो राजा साहब अभय सिंह उसने आदेश दे दिया था कि अगर कोई पेड़ों को चिपक रहे हैं तो चिपको मूवमेंट जो चलाया था, तो बोले मरने दो लेकिन पेड़ काट के लाओ। तो इसने ऐसे लोग हैं बिश्नोई अपने समाज के लोग, तो उन्होंने पेड़ों के लिए, तभी कहते हैं ना सिर साटे रूख रहे, रूख का मतलब है रूखड़ा पौधा, अगर सिर के बदले में पौधा बच जाता है ना तो भी कोई बात नहीं, रक्षा करो आप तो, ठीक है। तो ध्यान रखें बिश्नोई इस गाँव में लोग अपने आसपास के क्षेत्रों में निवास। अच्छा, हिरण की बड़ी गजब की बात बताता हूँ, और नीलगाय और मोर जहां बिश्नोई रहते हैं, क्योंकि ये जीव प्रेमी है, जीव हत्या के सख्त खिलाफ है, कोई भी जीव मार नहीं सकता, उसके सख्त खिलाफ है ये, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, तो ये चीज है, तो ये ध्यान रखना। ये इतने मतलब आपको पता है हिरण, चिंकारा, नीलगाय, मोर अपन पास बुलाएंगे तो आएंगे नहीं डर के मारे, लेकिन जहाँ बिश्नोई रहते हैं अपने हाथ से दाना खिलाते हैं, अपने यहाँ बैठ जाते हैं, अपने घूमते हैं, घरों में रहते हैं, ये मारने काटने नहीं रहते। तो ये चीज़ें आदि वन्य जीवों की सुरक्षा खुद करते हैं। तो इन एंड अराउंड बिश्नोई विलेज इन राजस्थान, हियर्स ऑफ ब्लैक बक, चिंकारा, नीलगाय एंड पीकॉक्स कैन बी सीन एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कम्युनिटी एंड नोबडी हार्म्स देम, कोई भी इनको नुकसान नहीं होने देते। ऐसे एक 5वां पॉइंट और है, ये हमारे टिहरी और नवधान्य में बीज बचाओ एक आंदोलन चलाया गया था। बीज बचाओ आंदोलन ये किसानों ने और नागरिकों ने मिलकर चलाया था। भाई जैसे आपको पता आजकल कितना केमिकल्स यूज हो रहा है भयंकर तरीके से, किसानों ने कहा अरे भाई ये केमिकल मत लाओ आप, ये कोई जरूरत नहीं है हमारे इन केमिकल्स की, हम हमारे खाद से, जो पशुओं की खाद होती है गोबर से, हम हमारे खेत में कर लेंगे, जो सिंथेटिक रसायन ला रहे हो मत लाओ आप, ये बीजों खराब मत करो, अच्छी वैरायटी कर करके। बहुत नुकसानदायक, आप देखा होगा
पंजाब हरियाणा की हालत है, मतलब वहाँ पर जहाँ पर ज़्यादा केमिकल्स होते हैं वहाँ पर कैंसर के डिजीज बहुत ज़्यादा पेशेंट आने लग गए हैं आजकल, तो जो बहुत सोचनीय विषय है। आपको पता है हर चीज़ में मिलावटी चीज़ आ रही है आजकल, इसीलिए क्या हुआ कि फार्मर्स एंड सिटीजन ग्रुप लाइक द बीज बचाओ आंदोलन, बीज मतलब सीड्स होती है, बीज होता है ना, बीज बचाओ आंदोलन इन टेहरी एंड आपके नाम हो जाएगा नवधान्य, हैव शोन दैट, ये जगह के नाम है, टिहरी और नवधान्य जगह के नाम है, ठीक है। यहाँ पर ये शोन दैट एक्वेटिक लेवल ऑफ जस्टिफाइड क्रॉप प्रोटेक्शन विदाउट द यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स एंड पॉसिबल एंड इकोलॉजिकल वैल्यू, मतलब इन्होंने कहा कि भाई जो ये केमिकल मिलाने के उपयोग के बिना भी हम अच्छी फसल उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं और हमारे आर्थिक रूप से हम व्यवहारी, मतलब हम कोई बात नहीं आप मत करो, हमें जितना पैदा होगी हो जाएगी, आप मत कीजिए ऐसा काम, ठीक है ना। तो आर्थिक रूप से हमारे ये व्यवहार में भी है, मतलब हमें मंजूर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जितनी पैदा होगी हम रखेंगे, लेकिन ये केमिकल्स वगैरह मत मिलाइए, ठीक है। इसके लिए बीज बचाओ आंदोलन भी इन्होंने चलाया था, ठीक है। तो ज़रूर कमेंट करना ये अपनी क्लास थी कैसी लगी, मज़ा आ गया होगा, झंडे गाड़ दिए होंगे। अपने चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट इन वन शॉट रख लिया है। अब एक आपका लाइव टेस्ट होगा, एक तो पहले तो ज्योग्राफी का फर्स्ट वाले चैप्टर का होगा, फिर सेकंड का होगा, ठीक है। सारे सब्जेक्ट बहुत ज़बरदस्त तरीके से करेंगे। मैथ्स की क्लास है आपको पता ही वैसे ही चल रही, 3-4 चैप्टर पहले हो गए थे, ट्रिग्नोमेट्री भी हो गई, अब ट्रिग्नोमेट्री के बाद में हाइट एंड डिस्टेंस करवा देंगे, फिर उनको लाइव टेस्ट भी होने वाला है, तो बिल्कुल बहुत गजब की तैयारी करेंगे। और भी कोई हेल्प चाहिए, कोई डाउट हो तो कॉमेंट कर देना, आपका सोल्यूशन उसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है। ओके।